सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में जहां मैंने ख़त्म किया था DLED 4th सेमेस्टर गेस्टेड टीचर के लिए है, पिछले वीडियो में जहां मैंने ख़त्म किया था मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, फिर आगे है सकल पुनरुत्पादन दर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सकल पुनरुत्पादन दर इनकी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो कहा गया, लिखा है कि प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की विशिष्ट प्रजनन दरों का योग। प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की मात्र बालिका जन्म दर आधारित आयु विशिष्ट प्रजनन दरों का योग। ठीक है, इसका फार्मूला है कि GRR यानी कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू बराबर TI मल्टीप्लाइड बाई सेक्स रेशियो। ठीक है, जहां पर GRR क्या है, सकल पुनरुत्पादन दर, और TI क्या है, कुल प्रजननता दर। मतलब इसका पूरा सकल पुनरुत्पादन का मतलब हुआ कि जो स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं, जो बालिकाएं जन्म लेती हैं, जिन बालिकाओं का जन्म होता है उसी जन्म के दर पर आधारित होता है ये क्या, सकल पुनरुत्पादन दर। तो फार्मूला एक बार दोहरा रहा हूँ कि GRR बराबर TI मल्टीप्लाइड बाई सेक्स रेशियो। मतलब तो यहाँ पर GRR क्या हो जाएगा, सकल पुनरुत्पादन दर, और TI क्या है, कुल प्रजननता दर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शुद्ध पुनरुत्पादन दर, नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो जिस दर से सभी जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है, अर्थात एक स्त्री कन्या को जन्म देती है, वह क्या है, नेट रिप्रोडक्शन रेट कहा जाता है। जिस तरह से कहा है, जिस दर से सभी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या वो क्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है, इस मामले में जब एक स्त्री अपने आप को, एक कन्या को जन्म देती है, और वह क्या हो जाता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया है, यहाँ एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, GRR TI मल्टीप्लाइड बाई सेक्स रेशियो। तो अब इसको हिंदी में कहेंगे, सकल पुनरुत्पादन दर बराबर कुल प्रजननता दर गुणे सेक्स रेशियो। अब इसमें एक फार्मूला है कि यदि GRR 1 है तो भविष्य में क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी, और आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन लेसर देन, तो लगा है GRR यदि 1 है तो क्या होगा, कम होगी। GRR का निशान अगर ये है तो क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी। अगला टॉपिक है आपका शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो। अगला टॉपिक है शिशु मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड डेथ रेशियो। तो का लिखा गया है कि एक निश्चित वर्ष का मतलब, जब जिसे मान लीजिए आप आंकड़े लेते हैं, तो आंकड़ा लेने के ऊपर है, चाहे आप 6 महीने का आंकड़ा ले लें, 1 साल का आंकड़ा ले लें, 2 वर्ष का ले सकते हैं, 3 वर्ष का ले सकते हैं, और 5 वर्ष का ले सकते हैं, तथा 10 वर्ष का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक निश्चित वर्ष है, और वो निश्चित वर्ष कोई भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या है, CDR कहलाता है। यानी कि एक निश्चित समयावधि, निश्चित वर्ष में 5 साल के उम्र की कह लीजिए, या 5 साल से कम हो या 5 साल तक जिनकी उम्र है, तो ऐसे बच्चे जो मर जाते हैं, और उसी टाइम में, उसी समय में जिन बच्चों का जन्म होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या है, चाइल्ड डेथ रेशियो कहलाता है।
शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फार्मूला नोट कर लीजिए। सीडीआर बराबर होता है, सीडीआर मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूं, सीडीआर मतलब चाइल्ड डेथ रेशियो, शिशु मृत्यु दर कहेंगे इसको। तो सीडीआर बराबर होगा कि किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत संख्या, ये बोल रहा हूँ, किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत संख्या बटा उसी वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या गुणे 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। सीडीआर इक्वलेंट दैट किसी निश्चित आयु में डिसाइडेड ईयर, किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत संख्या बटा उसी वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई 100। एक डाटा है जो मैंने नोट किया है, आप देख लें। इतना आपका कंप्लीट हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 2013 में एक आंकड़ा जारी किया गया था, यानी कि 2011 की जनसंख्या की जनगणना को जारी करने के 2 साल बाद, कर लीजिए 2011 के मतलब आप 2011 जनगणना जब हो रहा था उसके 2 साल बाद, यानी कि 11 to 12, 12 to 13 में एक आंकड़ा आया कि बालिका मृत्यु दर 2013 में जो जिन बालिकाओं की आयु 5 से कम थी, जो 4 वर्ष थे या 4 वर्ष से भी कम थे, तो वो 42/1000, यानी कि 1000 में 42 बच्चियां क्या है मृत मर गई। और बालक मृत्यु दर यानी कि उसी उम्र में 5 साल या 5 साल से नीचे 4 साल या 4 साल से छोटे भी कर लीजिए, तो बालक मृत्यु दर सन 2013 में क्या था, एक आंकड़ा आया कि 4 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत संख्या 1000 में 39 बच्चे। 2015 में यही एक डाटा दिया इस पे चाइल्ड डेथ रेशियो पे कि 2015 में 37/1000, यानी 1000 में 37 बच्चे मर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला टॉपिक आइए आगे बढ़ते हैं। अब है जनसंख्या का महत्व, जनसंख्या का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या का महत्व क्या है? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई क्या जरूरत है हर साल जनगणना कराने की, या क्या जरूरत है जनसंख्या के बारे में जानने की, चाहे कम हो या अधिक हो, मान लीजिए यह सवाल आपसे कोई पूछ दे, तो आप क्या महत्व है? देखिए, आर्थिक क्षेत्र में फायदे हैं। भाई मान लीजिए आपके परिवार में संख्या 4 लोगों की थी, ठीक है, अब संख्या बढ़ करके 2 साल बाद या 3 साल बाद या जो भी 5 साल बाद संख्या बढ़ करके हो जाती है 22, तो क्या है, आर्थिक खर्च बढ़ जाएगा ना, खाद्य पदार्थों का, पैसे का, हर चीज का खर्च बढ़ेगा। तो इसीलिए जनसंख्या का जो महत्व है, क्यों इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में इसके फायदे हैं। और जो अगली पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी, उसका हित भी ध्यान में रखा जाता है, शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा, इससे आपको मैंने बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो आंकड़ा जारी करता है, उसमें हर देश की जनसंख्या के आंकड़े की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उससे ये अंदाजा लगता है, इसी जनसंख्या के आकलन से ही अंदाजा लगता है कि खान पान, रहन सहन, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, तो क्या है कि रहन सहन के स्तर का भी अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए, जनसंख्या की दृष्टिकोण से नहीं है, पॉवर्टी आगे पढ़ाऊंगा, गरीबी, ये गरीबी का भी अनुमान लगता है। आपने देखा होगा गांव में कि जैसे अंत्योदय कार्ड, ठीक है, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड क्यों दिया जाता है? क्यों केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल जो कोटे पर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उससे अंदाजा लगाता है, इस जनसंख्या के आकलन से यह अंदाजा लग जाता है कि कितने प्रतिशत परिवार गरीब हैं, मध्यम वर्ग है, और कितने उच्च, आर्थिक रूप से कितने उच्च वर्ग। तो क्या है कि रहन सहन के स्तर का अनुमान लगता है। इसी के साथ जैसे मान लीजिए कि आपके घर का बजट है, इसी एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके फादर चाहे आदरणीय जो भी करके लोग जो घर चलाते हैं, उनको एक अंदाजा होता है कि परिवार में इतने खर्च है,
किसी महीने में मान लीजिए अधिक खर्चा आ गया तो क्या है, थोड़ा उनको टेंशन होता होगा या जोड़ते होंगे कि कैसे जो एक्स्ट्रा खर्च हो उसका अनुमान करें। तो इन्हीं जनसंख्या के ही आंकड़ों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है, अपना बजट भी तैयार करती है कि इस सेक्टर को, कृषि सेक्टर को इतना देना है, चाहे इस राज्य की जनसंख्या इतनी है, इस राज्य की जनसंख्या कम है, इस राज्य में बेरोजगारी ज्यादा है, इस राज्य में बेरोजगारी कम है, या इस राज्य में जो है गरीबी का स्तर ज्यादा नीचे गिरा है। तो केंद्र और राज्य सरकारें अपना बजट भी इसी जनसंख्या के आंकड़ों पर निर्धारित होती बनाती है। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए 2001 में जो जनसंख्या थी, चाहे यूपी की चाहे भारत की, तो 10 साल बाद 2011 का आंकड़ा आया और आगे आने वाले में 2021 में जो आंकड़े आएंगे तो क्या है, आबादी और बढ़ जाएगी। तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए क्या है, जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं कि वर्तमान में इस राज्य की जनसंख्या इतनी है या भारत की जनसंख्या इतनी हो चुकी है। तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन जो होता है, उस उत्पादन में कितनी कमी है और कितना और उत्पादन बढ़ाना है, एक अंदाजा इससे भी लगाया जाता है। मान लीजिए आपके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, 1-2 किलो आटा रोज खर्च होता है, अचानक 10 लोग और बढ़ जाए, 20 लोग हैं तो 4 किलो आटा खर्च होगा ना। तो आखिर वो जो 2 किलो बढ़ेगा उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें क्या है, अपने बजट को भी बनाती हैं और खाद्य पदार्थों में उत्पादन में कमी या उत्पादन में बढ़ोतरी का भी अंदाजा लगाया जाता है और लिया जाता है इन आंकड़ों। क्लियर, आगे बढ़े। अब है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आइए एक नजर इस पर डालते हैं। आपका टॉपिक है भारत में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो 1901 में यहां लिखा है, देखिए 1901 में इसके 4 बिंदु हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि जो इसके 4 बिंदु हैं, जो विशेषकर जनसंख्या वृद्धि से मतलब ये मत समझिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ आपको डाटा दिया जा रहा है कि पूर्व में क्या स्थिति थी और इस वक्त क्या स्थिति है, इस बीच में किन किन दशकीय वृद्धि में जनसंख्या बढ़ी या कम रही या धीमी गति से बढ़ी या तेज। तो लिखा गया कि 1901 से 1921 तक इस अवधि में मृत्यु दर ज्यादा था। इस अवधि में क्या है, 1901 से 1921 तक इस अवधि में क्या है, मृत्यु दर ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, महामारी, गरीबी और कुछ अन्य भी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से इस 1901 से 1921 तक इस अवधि में क्या है, मृत्यु दर ज्यादा था। अब आइए, कह रहे हैं कि जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर न्यूनतम हो जाती है, अर्थात देश की जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हो रही है। जैसे मान लीजिए जन्म 10 लोगों का हो रहा है, जिसमें 7 लोग 8 लोग मर जाते हैं, मान लीजिए महामारी के कारण या प्राकृतिक कोई घटना हो गई उसके कारण। जैसे कि वर्तमान दौर में कोरोना चल रहा है, भूकंप आया था या कोई महामारी, मान लीजिए कोरोना महामारी ही है, तो क्या है, संख्या घट रही है ना। तो अगर मान लीजिए 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से 7 लोग मर जा रहे हैं, या 10 लोग जन्म लेकर के 7 लोग मर गए, तो क्या है, 3 ही लोग न हुए। तो क्या है, इसकी धीमी गति से 10 में 8 लोग बच्चे हैं, 2 लोग मरे, तो क्या है, ये कुछ एक गति हो रही है। तो वही कह रहा है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून हो जाती है, अर्थात देश की जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हो रही है। अब दूसरा है धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। ये पीरियड है क्या, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या का काल क्या था, तो 1921 से 1951 तक। तीसरा है तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या। तो तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या क्या है, 1951 से 1981 पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या कब थी, 1921 से 1951 तक। और तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या कब हुई, 1951 से 1981 तक।
एक आंकड़ा है कि 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़ थी और 1981 आते आते कितनी जनसंख्या हो गई? 68.33 करोड़ हो गई। ठीक है। चौथा इसका जो बिंदु है, स्वतंत्रता पश्चात मैंने देश आजादी के बाद प्रथम जो गिरावट देखी गई जनसंख्या में वो था 1971 से 81 के दशक में। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता पश्चात जो प्रथम जनसंख्या गिरावट देखी गई थी वो था 1971 से 1981 के दशक में। 1971 से 1981 के दशक में। ठीक है। फिर 2010 से 2011 के बीच में गिरकर अंतिम रूप से क्या है 17.7% हो गई। 10 की वृद्धि दर कर लीजिए। अच्छा, वार्षिक वृद्धि दर एक जनसंख्या के आंकड़ों में देखा जाता है कि वार्षिक वृद्धि दर, जैसे मान लीजिए 10 साल को 10 की वृद्धि दर, 5 साल को 5 वर्ष पे वृद्धि दर। तो इन आंकड़ों में एक और आंकड़ा शामिल किया जाता है, वो है क्या? 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में वार्षिक वृद्धि दर। तो वार्षिक वृद्धि दर को जब आप पढ़ेंगे आगे तो आंकड़ा है, लिखा है कि वार्षिक वृद्धि दर जो वैश्विक स्तर पर वृद्धि होती है उसका है 2.5%। वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे वार्षिक वृद्धि दर, यानी राष्ट्रीय मतलब भारत में, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। क्लियर? आगे बढ़े। आगे है कि जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े। तो आंकड़े जो आते हैं 2011 के आए, पहले अंतिम आंकड़ों के रूप में आते हैं, फिर बाद में क्या है? अंतिम आंकड़े आते हैं। तो जब अंतिम आंकड़े आए तो फाइनल फिगर आप 2000 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। तो उस वक्त जब अंतिम आंकड़े आया था तो 121.8 करोड़ जनसंख्या भारत की थी, जिसमें पुरुष थे 51.5%, 51.5% 1 करोड़ में है। फिर महिला 48.5%। ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या जो राज्य है वो है क्या? सिक्किम। लेकिन नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि देखेंगे, जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे, मतलब जहाँ नगरों की आबादी ज्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। और ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक है कि दशकीय वृद्धि दर। ये मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ कि 10 साल का जो जनसंख्या का आंकड़ा आता है, अभी जैसे 2011 का आंकड़े चल रहे हैं, 2021 का आंकड़ा अगले साल आएगा, तो 11 से 21 क्या है? 10। तो 10 की वृद्धि दर, तो 2001 से 11 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर रही वो 17.7 रही। ठीक है। और इस 17.7 वृद्धि में नगरीय जनसंख्या जो थी 31.8% और जो ग्रामीण जनसंख्या जो वृद्धि थी 12.3% था। अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। 2011 की जो जनगणना थी उसमें 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर के बारे में मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब आगे है तो जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में देखा गया? तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो देखा गया वो था अरुणाचल प्रदेश, 17, मात्र 17। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो 2011 का जो लिंगानुपात था भारत का वो था 945। ठीक है, कही। और 2001 में था 935। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है
हरियाणा। ठीक है। 2011 में क्या था 943, 2001 में 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अब क्या है शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात में भारत सरकार 2001 में जो डाटा 827 और 2011 में था 919, 1000। अब है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो भारत में भारत जो है 2011 के अनुसार भारत में 73% लोग साक्षर थे। 73% जिसमें पुरुष थे 80% और महिलाएं थी 64.6%। पुरुष थे 80% और महिला थी 64.6%। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% अकॉर्डिंग टू एक जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन बाद में और संशोधन हुआ है, केरल की साक्षरता 94 से भी ऊपर चली गई। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है 61.8%। सबसे कम जो शिक्षा कर लीजिए बिहार में, और सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है केरल। ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं। आपका अगला टॉपिक है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएं हैं और देखते हैं। अब है कि योजनाएं, तो योजनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, चलाई गई हैं, चल रही हैं। ठीक है। योजनाओं का यह मतलब है कि आपको दो योजनाएं पढ़नी है, एक भारत सरकार की योजनाएं और दूसरा है भारत मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं और दूसरा है राज्य सरकार की योजनाएं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सार संक्षेप में लिखा है, लेकिन इन चारों योजनाओं का डिटेल में बताऊंगा। तो भारत सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, योजनाओं का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसका लाभ पहुंचे। किस नागरिक तक? जो इसके पात्र हों, चाहे वो ग्रामीण प्रदेश से के हों या शहरी प्रदेश से के हों। ठीक है। तो भारत सरकार की जो योजना आपको पढ़नी है, आपके जो सिलेबस है, तो पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैं फिर कह रहा हूं कि योजना का मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक, वह नागरिक जो इस योजना का पात्र है, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो या शहरी परिवेश का, उसको इस योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए। सरकार की यही पॉलिसी होती है योजनाओं को चलाने या क्रियान्वयन करने के लिए। दूसरा है मेक इन इंडिया और तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम और चौथा है डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत का मतलब आप समझ रहे होंगे। अरे भाई, रोज 2 GB डाटा पा रहे हैं गूगल बाबा को देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए। ठीक है। तो क्या है डिजिटल भारत। डिजिटल भारत में और भी सारी चीजें हैं, ई बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। आपने देखा होगा पहले डिश कनेक्शन चलता था, तब तारों में चलता था, बाद में छतरी के रूप में। क्या है डिजिटल भारत। पहले क्या था, डाकखाने से लोग पैसा भेजते थे, अब क्या है बैंक में सीधे सेवाएं शुरू, तुरंत मोबाइल से आप पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इन चारों योजनाओं को आपको पढ़ना है केंद्र सरकार की। ठीक है। तो योजनाएं जिसका भी मैंने लिखा था, केंद्र सरकार की 4 योजनाएं हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। केंद्र सरकार की जो 4 प्रमुख योजनाएं मैंने लिखा था अभी, और राज्य सरकार की इन योजनाओं को मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है। यदि कोई शब्द लिखने में, समझने में अगर त्रुटि हुई
या कहीं आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और सिर्फ वीडियो, जो भी वीडियो जा रहा है उस वीडियो के अलावा आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, जो भी आपको PDF फाइल मैंने भेजा है, उसका भी अध्ययन करें। और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो SST के इस पेपर में, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।